हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। इट्स गर्वित वर्मा। तो आज का जो हमारा सेकेंड यूनिट है उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहो। तो गाइस, एक और वीडियो के साथ आ चुके हैं हम वापस। तो यार, आज का जो टॉपिक है ना उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इससे पहले हमने जो पढ़ा था वेदों के बारे में पढ़ा था। आज हमारा जो टॉपिक है ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में, ठीक है। तो ऐतिहासिक ग्रंथों में हम देखेंगे आज। तो देखो, ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जो ऐतिहासिक ग्रंथ होते हैं ना, उनमें मेन होते हैं जैसे पुस्तकें होती हैं, स्मृतियाँ होती हैं, उनसे हमें प्राचीन समय के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो इसमें जो पुस्तकें होती है, इसमें मेन रूप से आती हैं जातक तथा आगम, ठीक है। जातक और आगम जो पुस्तकें हैं, इनसे हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है प्राचीन समय की, ठीक है। जो जातक पुस्तक होती है उसमें हमें बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी मिलती है, ठीक है। बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी हमें किससे मिलती है? जातक से, ठीक है। और जो आगम होता है, आगम से हमें जैन धर्म से संबंधित जानकारी मिलती है, ठीक है। बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी हमें जातक में मिलती है और जैन धर्म से संबंधित जानकारी हमें आगम में मिलती है, ठीक है। और दूसरी चीज़, जो स्मृतियाँ होती हैं ना, स्मृतियाँ बनाई होती हैं, तो उसमें जो सबसे प्राचीन स्मृति है वो है मनु स्मृति है, जो किससे रिलेटेड है? शुंग वंश से, ठीक है। शुंग वंश से रिलेटेड है मनु स्मृति। और दूसरी स्मृति है नारद स्मृति, ठीक है, जो गुप्त वंश से रिलेटेड है। इन सारी चीज़ों से हमें क्या पता चलता है गाइज? इन सारी चीज़ों से हमें पता चलता है प्राचीन समय के टाइम पे जो प्राचीन भारत था, प्राचीन इतिहास है, उसके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो जो आगम है, इसके बारे में एक और चीज़ है। आगम में जो महावीर स्वामी है ना, उनके बारे में, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। तो इनके बारे में पूरा लिखा गया है, इसमें इनके बारे में हमें पूरी जानकारी मिलती है। किसमें? आगम में, ठीक है। तो आगम में जो जानकारी मिलती है उसमें देख सकते हैं महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी कौन थे? 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी थे, ठीक है। तो दूसरी चीज़, हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म जो है वो दो शाखाओं में बढ़ जाता है। पहली जो शाखा होती है उसको बोलते हैं महायान, दूसरी जो शाखा होती है उसको बोलते हैं हीनयान, ठीक है। महायान और हीनयान दो शाखाओं में बौद्ध धर्म जब बढ़ जाता है, तो उसके बाद जो हीनयान था, हीनयान जो शाखा थी, उसका जो प्रमुख ग्रंथ है ना, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है, उसको बोलते हैं कथावस्तु, ठीक है। जो बौद्ध धर्म में जो हीनयान जो शाखा थी, उसका जो प्रमुख ग्रंथ है उसको बोलते हैं कथावस्तु, ठीक है। तो उसके बाद देखो, बौद्ध धर्म की तो दो शाखाएं होगी, महायान और हीनयान। वैसे ही जैन धर्म के भी दो शाखाएं होती हैं, जिसको बोलते हैं श्वेतांबर तथा दिगंबर, ठीक है। ये भी दो शाखाओं में बढ़ता है, जिसे बोलते हैं श्वेतांबर तथा दिगंबर। और एक चीज़ और आता है इसी में, एक जो पुस्तक थी ना, राजतरंगिणी करके, जो राजतरंगिणी करके एक पुस्तक थी, उसको लिखा किसने था? कल्हड़ ने लिखा था। अब इस राजतरंगिणी में क्या मेन है? इसमें मेन है कि हमें क्या मिलता है? कश्मीर का इतिहास मिलता है, ठीक है। जो राजतरंगिणी पुस्तक है उसमें हमें क्या मिलता है? कश्मीर का इतिहास मिलता है, ठीक है। और एक और पुस्तक है जिसको बोलते हैं अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र किस पर रिलेटेड है? राजनीति पर रिलेटेड है, मतलब राजनीति पर आधारित पुस्तक है अर्थशास्त्र, ठीक है। और अर्थशास्त्र जो पुस्तक है ना, इसकी तुलना एक मैकियावेली द्वारा एक रचित पुस्तक है। मैकियावेली एक उन्होंने लिखी थी एक पुस्तक, मैकियावेली ने, द प्रिंस करके, ठीक है। मैकियावेली की एक पुस्तक है द प्रिंस करके। इसकी तुलना किससे की जाती है? अर्थशास्त्र से की जाती है, ठीक है। मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस की तुलना अर्थशास्त्र से की जाती है। और जो अर्थशास्त्र के बारे में देखो, अर्थशास्त्र जो है ये लिखा किसने था? चाणक्य ने लिखा था, ठीक है। किसने लिखा था? चाणक्य ने लिखा था अर्थशास्त्र। और चाणक्य कौन थे? चंद्रगुप्त के दरबार में मंत्री थे, ठीक है। चंद्रगुप्त के दरबार में क्या थे? मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, ठीक है। अब अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया गया है, ठीक है। जो अर्थशास्त्र लिखा है चाणक्य ने, उसमें क्या है? अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, उसमें जो पूरा मौर्य वंश है उसके बारे में बताया गया है। और थोड़ा सा नज़र डालें हम चाणक्य पे, तो चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त के दरबारी थे, ठीक है। और दूसरी चीज़, इनके अन्य नाम भी पूछता है एग्जाम में, तो इनके अन्य नाम है कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त। कभी आएगा विष्णुगुप्त किसका अन्य नाम है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, वहाँ पे कर देना है चाणक्य, ठीक है। चाणक्य के ही नाम है कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त, ठीक है। तो आगे को बढ़ते हैं। अब देखो, भारत में अरबों का आक्रमण।
अब जो भारत में अरबों ने आक्रमण किया था ना, वो हम मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे। जब मध्यकालीन हिस्ट्री की शुरुआत होती है ना, मोहम्मद बिन कासिम से अरबों और तुर्कों का जब आक्रमण होता है, वहाँ से स्टार्ट होता है। तो वो चीज़ आगे पढ़ेंगे। पहले इसमें देखो, भारत में अरबों का आक्रमण हुआ था जब, और जो सिंध में उन्होंने विजय प्राप्त करी थी ना, अरबों ने किस पर आक्रमण करा था? सिंध पर। जो राजा दाहिर होता है उनके खिलाफ युद्ध करा होता है। तो राजा दाहिर को हरा के मोहम्मद बिन कासिम ने पूरा सिंध प्रांत जीत लिया होता है। तो जो सिंध विजय की जो कहानी लिखी गई है अरबों की, अरबों का आक्रमण और सिंध प्रांत पर जो विजय प्राप्त करी थी, वो एक पुस्तक पर लिखी गई है जिसका नाम है चचनामा। ठीक है, चचनामा पुस्तक में हमें क्या मिलता है? भारत में अरबों का आक्रमण और सिंध विजय, जो भी ये सारी चीज़ें हुई थी, उसको हम सारा चचनामा में देख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो चचनामा है, इसके लेखक कौन है? ठीक है, जो चचनामा पुस्तक है, इसके लेखक हैं अली अहमद। ठीक है, चचनामा पुस्तक के लेखक कौन है? अली अहमद। और एक चीज़ और आती है, एक और पुस्तक आती है जिससे ऐतिहासिक ग्रंथों में हमें प्राचीन भारत की हिस्ट्री जानने को मिलती है। तो इसमें एक और मेन है संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक। ठीक है, जो संस्कृत व्याकरण है ना, उसकी पहली पुस्तक जो हम अभी पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं, तो उसकी एक जो सबसे पहले पुस्तक लिखी गई थी, उस पुस्तक का नाम था अष्टाध्यायी। क्या नाम था? अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी जो पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? पाणिनि। ठीक है, पाणिनि ने लिखा था अष्टाध्यायी। और जो ये संस्कृत की जो संस्कृत व्याकरण की जो पुस्तक है अष्टाध्यायी, ये मौर्य काल के पहले का वर्णन, मतलब जो मौर्य काल, जब मौर्य काल चलता है चंद्रगुप्त मौर्य का, उससे भी जो पहले का काल होता है, उस काल के बारे में क्या करा गया है? इसमें वर्णन करा गया है। ठीक है, एक और चीज़ आता है गार्गी संहिता। अब देखो गार्गी संहिता क्या है? गार्गी संहिता भी एक पुस्तक है जिसमें यवनों के आक्रमण के बारे में लिखा गया है। ठीक है, गार्गी संहिता में यवनों के आक्रमण के बारे में लिखा गया है। और इस पुस्तक के लेखक कौन है? कात्यायन। ठीक है, कात्यायन नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने गार्गी संहिता नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, एक और पुस्तक आती है महाभाष्य करके। ठीक है, महाभाष्य करके एक और पुस्तक आती है जिसके लेखक कौन है? पतंजलि, जिनका नाम आप सब लोग जानते हैं। अभी पतंजलि के नाम से कितने सारे प्रोडक्ट चलते हैं, तो वो यही पतंजलि हैं। ठीक है, जो ऋषि थे, पतंजलि ऋषि, तो इन्होंने लिखी थी महाभाष्य नामक एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें सुंगों के बारे में लिखा गया है। ठीक है, जो सुंग थे ना, सुंग वंश, तो उनके बारे में इस पुस्तक में हमें देखने को मिलता है, ऐतिहासिक। ठीक है, तो उसके बाद देखो, ऐतिहासिक पुस्तकों के बारे में हमने पूरा, ऐतिहासिक पुस्तकों के बारे में हमने अब क्या कर दिया है? पूरा क्लियर कर दिया है। ठीक है, ऐतिहासिक पुस्तकें जो ग्रंथ थे, उनके बारे में हमने पूरा क्लियर कर दिया है। अब आगे देखेंगे कि हमें इतिहास जानने के और क्या क्या स्रोत मिलते हैं। ठीक है, तो देखो, इसमें जो इतिहास जानने के स्रोत हैं, उसमें मुख्य रूप से विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारियाँ। ठीक है, अब विदेशी यात्रियों से क्या क्या जानकारी हमें मिलती है, और कौन कौन से ऐसे विदेशी यात्री थे जो भारत आए थे, या फिर हमें जो भी इतिहास मिलता है, जो भी चीज़ें मिलती है यात्रियों से, तो क्या जानकारियाँ मिलती है, ये चीज़ हम आगे को देखते हैं। ठीक है, तो पहला हम पढ़ने वाले हैं इसमें चीनी यात्रियों के बारे में, फिर अरबी लेखकों के बारे में, सॉरी, चीनी लेखक, फिर अरबी लेखक, फिर यूनानी, फिर अन्य जो भी थे। ठीक है, ये चार तरीके के जो यात्री आए थे, लेखक थे, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा चीन। तो चीन में जो सबसे पहले जो व्यक्ति आए थे, वो आए थे फाहियान। ठीक है, चीन में आने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति कौन था? फाहियान। फाहियान नामक व्यक्ति भारत सबसे पहले आया था, चीन का था। ठीक है, तो ये कब आए थे? ये आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे, जो मध्य प्रदेश में उनका राज्य पड़ता था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये आए थे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे फाहियान। ठीक है, फाहियान आए थे। फिर उसके बाद सेकंड कौन आए? ह्वेनसांग आए थे। ठीक है, ह्वेनसांग आए थे। ह्वेनसांग कब आए थे? ह्वेनसांग आए थे हर्षवर्धन के काल में। ठीक है, हर्षवर्धन का जब कार्यकाल चल रहा था, हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आए थे। ठीक है, और ये इनका मेन रीज़न क्या था भारत आने का? वो था शिक्षा ग्रहण करना। ठीक है, ह्वेनसांग का जो मुख्य कारण था भारत आने का, वो था शिक्षा ग्रहण करना। तो उस टाइम पे एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, विश्वविद्यालय हुआ करता था, जिसका नाम था नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, क्या नाम था? नालंदा विश्वविद्यालय था। इस नालंदा विश्वविद्यालय में वो पढ़ने के लिए आए थे। कौन? ह्वेनसांग। ठीक है, तो नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, जो इसके निर्माण करता है, वो है कुमारगुप्त। ठीक है, कौन है? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने क्या करा था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी या निर्माण करा था। ठीक है,
तो जब ये हर्षवर्धन के शासनकाल में, ह्वेनसांग जब हर्षवर्धन के शासनकाल में कहाँ आए थे, भारत आए थे, तो हर्षवर्धन ने इनको क्या कहा था, इनको एक उपाधि दी थी, जिस उपाधि को बोला गया था यात्रियों का राजकुमार। ठीक है, हर्षवर्धन ने इनको क्या कहा था, यात्रियों का राजकुमार कहा था, किसको, ह्वेनसांग को। ठीक है, और ह्वेनसांग ने यहाँ पर एक पुस्तक भी लिखी थी, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के बाद इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था सी यू की। ठीक है, सी यू की नामक एक पुस्तक लिखी थी, किसने, ह्वेनसांग ने। ठीक है, और हर्षवर्धन ने क्या कहा था उनको, यात्रियों का राजकुमार कहा था। ठीक है, और चीनी 2 अन्य यात्री भी आए थे जिनका नाम है संयुगन। ठीक है, संयुग्न और इत्सिंग। ठीक है, संयुग्न और इत्सिंग नामक 2 और चीनी यात्री आए थे भारत। ठीक है, इनके बारे में ज़्यादा डिटेल हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद हमें पता चल गया, ठीक है, चीनी यात्रियों से मिलने वाली जानकारी। तो जो ह्वेनसांग आए थे नालंदा विश्वविद्यालय में, उन्होंने भी जो सीयूकी नामक एक पुस्तक लिखी है। अगर हम ये पुस्तक को पढ़ेंगे तो इसमें हमें भारत के बारे में बहुत सारा प्राचीन हिस्ट्री जानने को मिलेगा। ठीक है, और जो फाहियान थे, फाहियान ने भी बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखी थी, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें, इनके बारे में भी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो सेकेंड नंबर पर हम बात करते हैं अरबी लेखकों के बारे में। ठीक है, अरबी लेखकों के बारे में हम बात करेंगे। तो जो अरबी लेखक थे ना, अरबी लेखकों में सबसे पहला नाम आता है अल बरूनी। ठीक है, किसका नाम आता है, अल बरूनी। ठीक है, अल बरूनी। तो जो अल बरूनी नामक व्यक्ति थे, वो कब आए थे, महमूद गजनवी के दरबार में आए थे। अब महमूद गजनवी का दरबार कब चलेगा, जब मोहम्मद बिन कासिम था, मोहम्मद बिन कासिम के बाद जब उन्होंने पहला सिंध पर आक्रमण करा तो सिंध विजय करी, उसके बाद कुछ टाइम तक उनका शासनकाल चला। जब बाद में जो सुबुक्तगीन होता है, सुबुक्तगीन का जो दामाद होता है अलप्तगीन के बाद उनका जो बेटा बैठता है, तो जो उनका बेटा बैठेगा तो वो कौन होता है, महमूद गजनवी होता है। ठीक है, महमूद गजनवी ने सन 1000 और 1001 ईस्वी में क्या करा था, भारत पर आक्रमण करा था और सुल्तान की उपाधि धारण करी थी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, महमूद गजनवी था। तो जब महमूद गजनवी का भारत में शासनकाल चल रहा था, मतलब सिंध वाले प्रांत में महमूद गजनवी का शासनकाल चल रहा था, तो उस टाइम पे एक अरबी लेखक आए थे जिनका नाम था अल बरूनी। ठीक है, कहाँ आए थे वो, महमूद गजनवी के दरबार में आए थे। ठीक है, महमूद गजनवी, अल बरूनी ने यहाँ की क्या लिखी थी, पुस्तक लिखी थी। ठीक है, 2 पुस्तकें लिखी थी जिनमें पहला था किताब उल हिंद, दूसरा था तहकीक हिंद। उन्होंने 2 तरीके की किताबें लिखी थी, किसने, अल बरूनी ने, जिनमें था तहकीक हिंद और किताब उल हिंद। ठीक है, इसमें भी हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। अब जो दूसरे व्यक्ति थे, ठीक है, दूसरे व्यक्ति कौन थे, इब्न बतूता। ठीक है, कौन थे, इब्न बतूता। इब्न बतूता नामक एक और व्यक्ति आए थे। ये कहाँ के रहने वाले थे, ये रहने वाले थे मोरक्को के। ठीक है, और इनका वास्तविक नाम क्या है, अब्दुल्ला मोहम्मद बिन तूता। ठीक है, इनका पूरा पूरा नाम क्या है, अब्दुल्ला मोहम्मद बिन तूता, ये वास्तविक नाम है। इनको इब्न बतूता करके जाना जाता था, पूरा नाम है अब्दुल्ला मोहम्मद बिन तूता। ठीक है, तो ये किसके दरबार में आए थे, इब्न बतूता, इब्न बतूता आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। अब जब मोहम्मद गजनवी के बाद मोहम्मद गौरी का शासनकाल चलेगा, मोहम्मद गौरी के बाद जब मोहम्मद गौरी अपना राज्यपाठ कितने में, 1126 ईस्वी में सारा अपना कुछ दे दा के 1126 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत जो होता है सारा अपने गुलामों में बांट देता है। तो एक जो उसका फेवरेट गुलाम होता है वो होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को सन 1129 ईस्वी में क्या कर देता है, दिल्ली सल्तनत दे देता है। तब जाके वहाँ पे दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश की स्थापना करता है, कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना कहाँ करता है, दिल्ली सल्तनत पर। ठीक है, तो गुलाम वंश के बाद ऐसे ही चलता है, खिलजी वंश आएगा। ठीक है, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आएगा, फिर उसके बाद जब खिलजी वंश खत्म होगा फिर आएगा तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक वंश आएगा। तो तुगलक वंश में एक बहुत ही पराक्रमी शासक हुआ, सुल्तान हुआ, जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। ये आगे हम मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो यही मोहम्मद बिन तुगलक का जब शासनकाल चल रहा था उस टाइम पे ये व्यक्ति आया था, इब्न बतूता। ठीक है, तो इब्न बतूता आया था इसके शासनकाल में। अब इब्न बतूता ने भी एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, इब्न बतूता ने भी क्या लिखी थी, एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था रेहला या रिहला। रेहला नामक एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, और अरबी जो अन्य अरबी लेखक आए थे उनमें से एक थे तारानाथ। ठीक है, तारानाथ थे, एक थे मार्को पोलो। मार्को पोलो का नाम आपने पहले भी सुना होगा शायद। मार्को पोलो भी आए थे
अरबी लेखक थे, कहाँ आए थे, भारत आए थे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें चीनी और अरबी लेखकों के बारे में पता चल गया। अब हम जो तीसरा टॉपिक है हमारा, हाँ, जो अभी मैंने तारानाथ बोला ना, तारानाथ तिब्बती लेखक था। ठीक है, तारानाथ कौन थे, तिब्बती लेखक थे, जो कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की स्थापना कर, मतलब कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की स्थापना या फिर इनका निर्माण जो भी वो लिखी थी इन्होंने, मतलब कंग्यूर तंग्यूर नामक ग्रंथ लिखी थी इन्होंने। ठीक है, तारानाथ ये थे तिब्बती लेखक। ठीक है, अब चौथी चीज़ हम जो तीसरी चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे वो है यूनानी रोमन लेखक। ठीक है, यूनानी जो रोमन लेखक आए थे उनमें पहला नाम आता है हमारा किसका, टेसियस। ठीक है, जो हमारा पहला नाम आता है वो है टेसियस। अब भाई साहब टेसियस के बारे में देखते हैं, टेसियस कौन थे। टेसियस थे ईरान का राजवैद्य। उस टाइम पे जो टेसियस हुआ करते थे वो कहाँ के राजवैद्य थे, वो थे ईरान के राजवैद्य थे। ये भी कहाँ आए थे, भारत आए थे। उसके बाद जो दूसरे यूनानी रोमन लेखक आए उनमें मेन नाम है हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस को तो आप जानते हैं, हेरोडोटस को आप जानते होंगे, हेरोडोटस थे। तो हेरोडोटस ने भी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है हिस्टोरिका। ठीक है, हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी, हेरोडोटस। इसी को क्या कहा जाता है, इतिहास का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को। और इसने क्या कौन सी पुस्तक लिखी थी, हिस्टोरिका नामक एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, चलो उसके बाद देखो तीसरे नंबर पर एक और व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है, नहीं, जो सिकंदर थे ना, सिकंदर, उस टाइम पे जब सिकंदर आया था 326 ईस्वी पूर्व, उस टाइम पे सिकंदर के साथ और भी व्यक्ति आए थे। ठीक है, जिनमें थे निर्याकस। ठीक है, सिकंदर जब 326 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करा था, ईस्वी पूर्व, ठीक है, 326 ईस्वी पूर्व, 326 बीसी में जब उसने भारत पर आक्रमण करा था, तो उस टाइम पे सिकंदर के साथ एक और व्यक्ति आया था जिसका नाम था निर्याकस, एक और था ओनी सिक्रेटस। ठीक है, ओने सिक्रेटस, सिक्रेटस, ओने सिक्रेटस। ठीक है, जो भी है, ओने सिक्रेटस नामक एक और व्यक्ति आया था। एक था ऑस्टियोबुलस। ठीक है, ऑस्टियोबुलस नामक एक और व्यक्ति आया था। ठीक है, तो तीन व्यक्ति आए थे। और जो इसमें निर्याकस था वो कौन था, ये इसका जल सेनापति था। किसका, सिकंदर का। सिकंदर का जल सेनापति हुआ करता था निर्याकस, जो सिकंदर के साथ भारत आया था। तो इस तरीके से हमें जानकारियाँ मिलती है। चौथे नंबर पर हम पढ़ेंगे डायमेकस। ठीक है, डायमेकस के बारे में पढ़ते हैं। डायमेकस कौन था, सीरियन नरेश था। जो सीरिया का नरेश हुआ करता था उस टाइम पे, वो कौन था, डायमेकस था। ठीक है, डायमेकस था। डायमेकस, इनको अंटियोकस भी बोला जाता था। ठीक है, और नहीं, सीरिया नरेश जो डायमेकस था, इनका ये थे सीरिया नरेश अंटियोकस के राजदूत। ठीक है, जो डायमेकस थे ये किसके थे, एंटियोकस के क्या थे, राजदूत थे। जो सीरिया नरेश अंतियोकस था, सीरिया नरेश कौन, अंतियोकस। ठीक है, अंतियोकस जो था उसका सेनापति या फिर राजदूत था डायमेकस। ठीक है, ये भी भारत आया था। उसके बाद देखो डायमेकस किसके दरबार में आया था, ये आया था बिंदुसार के दरबार में। ठीक है, बिंदुसार के दरबार में आया था कौन, डायमेकस। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे टॉलमी। ठीक है, टॉलमी भी आए थे भारत। ठीक है, टॉलमी भी कहाँ आए थे, भारत आए थे। और इसने कौन सी पुस्तक लिखी, भारत का भूगोल। भारत का भूगोल किसने लिखा, टॉलमी। ठीक है, टॉलमी ने क्या लिखा था, भारत का भूगोल लिखा था। और उसके बाद एक और व्यक्ति आए थे, प्लिनी। प्लिनी ने क्या लिखी थी, नेचुरल हिस्ट्री लिखी थी। नेचुरल हिस्ट्री लिखी प्लिनी ने, भारत का भूगोल लिखा टॉलमी ने। ठीक है, इस तरीके से हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं यात्रियों से भी, पुस्तकों से भी। तो इसमें नेक्स्ट देखो, एक और व्यक्ति आए थे जिनका नाम था डायनीसियस। ठीक है, डायनीसियस नामक एक व्यक्ति थे जो मिस्र नरेश फिलेहेल्ड्स के दरबारी थे, मतलब राजदूत थे। जो मिस्र नरेश थे ना, फिलेहेल्डस। ठीक है, मिस्र नरेश फिलेहेल्डस के राजदूत कौन थे, डायनीसियस। ठीक है, डायनीसियस कौन, मिस्र नरेश फिलेहेल्डस के राजदूत थे। ठीक है, अब ये जो डायनीसियस थे, डायनीसियस कब आए थे, अशोक के दरबार में आए थे। ठीक है, अशोक के दरबार में आए थे डायनीसियस। ठीक है, और एक और व्यक्ति आए थे अशोक के दरबार में जिनका नाम क्या था, मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज नामक एक और व्यक्ति आए थे जो अशोक के ही दरबार में आए। अशोक के दरबार में कितने व्यक्ति आए, दो व्यक्ति आए। एक कौन, डायोनिसियस, दूसरे कौन, मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज आए। इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी थी जिसको बोलते हैं इंडिका। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी, मेगास्थनीज ने। तो मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इसको बोलते हैं हम इंडिका। तो
मेगास्थनीज जो थे चंद्रगुप्त और बिंदुसार के दरबार में भी आए थे। ठीक है, चंद्रगुप्त अशोक के दरबार में तो आए, फिर चंद्रगुप्त के दरबार में भी आए और बिंदुसार के दरबार में भी आए। और जो मेगास्थनीज थे ये कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर का क्या था? ये राजदूत था। तो इस तरीके से हमने सारे रोमन लेखकों के बारे में और चीनी लेखकों के बारे में और अरबी लेखकों के बारे में पूरा पढ़ लिया है। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है भारतीय पुरातत्व का पितामह। ठीक है, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह। अब जो भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह है वो बोला जाता है सर अलेक्जेंडर कनिंघम। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या बोला जाता है? भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह बोला जाता है। ठीक है, अब पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। अब जो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य हैं उनसे क्या जानकारियां हमें मिलती है उसके बारे में हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो देखो जो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारियों के बारे में हम बात कर रहे थे। तो इन जानकारियों में से पहला होता है अभिलेख। ठीक है, जो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य जो हमें मिले हैं उनमें से जो मुख्य रूप से है अभिलेख। अब देखो अभिलेख, जो अभिलेख होते हैं ना, अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख ऐसे होते हैं जैसे बड़े शिला होते हैं ना, शिला। शिला बोले तो चट्टान, पत्थर या फिर कोई मतलब स्तंभ बना दिया पत्थर का, इस टाइप का कुछ बना दिया पत्थरों का जो बनाए रहते हैं। तो उन स्तंभों में या फिर पत्थर की चट्टानों में, रॉक्स, कुछ भी ऐसी चीज़ों में हम जो साक्ष्य मिलते हैं, हमें जो लिखा हुआ मिलता है उसमें जो भी मतलब चित्रकारी की गई होती है तो उनको बोलते हैं अभिलेख। मतलब किसी भी शिलाओं में उनमें लिखा गया जो भी लेख होता है उसको बोलते हैं अभिलेख। अब जो अभिलेख होता है इसका जो अध्ययन करता है ना, उस अध्ययन करने वाले को बोलते हैं, या अध्ययन करने को की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं एपिग्राफी। ठीक है, एपिग्राफी बोलते हैं किसको? अभिलेखों के अध्ययन करने के प्रोसेस को। ठीक है, तो जो अभिलेख हैं, अभिलेखों द्वारा जो बोगाज काई है, एशिया माइनर बोला जाता है बोगाज काई को। एशिया माइनर किसको बोला जाता है? बोगाज काई। ठीक है, बोगाज काई को बोला जाता है एशिया माइनर, जिसमें देवताओं का उल्लेख है। ठीक है, जो एशिया माइनर है बोगाज काई, ये अभिलेखों के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, एशिया माइनर नामक जो अभिलेख है वो है बोगाज काई। एशिया माइनर का जो अभिलेख है वो है बोगाज काई, जिसमें देवताओं का उल्लेख है। ठीक है, जिसमें इंद्र, मित्र, वरुण, नास्त्य। ठीक है, इंद्र, वरुण, मित्र, नास्त्य, इन देवताओं के बारे में उल्लेख मिलता है हमें किसमें? एशिया माइनर के बोगाज कोई अभिलेख में। ठीक है, और जो दूसरा अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख में हमें क्या मिलता है? कलिंग राजा खारवेल ने बनाया था इसको। ठीक है, जो हाथी गुम्फा अभिलेख है इसको किसने बनाया था? कलिंग राजा खारवेल ने। जो कलिंग का राजा था ना उस टाइम पे, कलिंग राजा था खारवेल, उसने क्या बनाया था? हाथी गुम्फा अभिलेख बनाया था। ठीक है, और सर्वप्रथम भारत का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? सॉरी, किस अभिलेख में मिलता है हमें? हाथी गुम्फा अभिलेख में। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख में हमें क्या मिलता है? सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख। भारत का उल्लेख सर्वप्रथम किस में मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख में। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख में क्या मिलता है हमें? भारत का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ठीक है, उसके बाद एक और अभिलेख आता है नासिक अभिलेख, जिसमें गौतम बलश्री ने जिसका वो किया था, स्थापना करी थी। ठीक है, नासिक अभिलेख की स्थापना गौतम बलश्री ने करी। फिर एक और आता है जूनागढ़ अभिलेख, जो गिरनार में स्थित है। ठीक है, जूनागढ़, इसको लिखा था किसने? किसने बनाया था? रुद्रदामन ने। ठीक है, रुद्रदामन ने। उसके बाद एक और आता है प्रयाग स्तंभ लेख। ये किसका अभिलेख है? समुद्रगुप्त का। ठीक है, समुद्रगुप्त का अभिलेख कौन सा है? प्रयाग स्तंभ लेख। ठीक है, उसके बाद आता है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख। ठीक है, ऐहोल अभिलेख यह है पुलकेशिन द्वितीय का। ठीक है, ऐहोल अभिलेख किसका है? पुलकेशिन द्वितीय का। पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख कौन सा? ऐहोल अभिलेख। ठीक है, उसके बाद आता है मंदसौर अभिलेख। ठीक है, मंदसौर अभिलेख किसका है? मालवा नरेश यशोवर्मन। यशोवर्मन जो थे वो मालवा के नरेश थे। ठीक है, उन्होंने कौन सा अभिलेख लिखा? मंदसौर अभिलेख। ये इनका मंदसौर अभिलेख का निर्माण किसने करा? ये करा था मालवा नरेश यशोवर्मन ने। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आता है ग्वालियर अभिलेख। ठीक है, जो ग्वालियर अभिलेख है ये भी प्रतिहार नरेश भोज द्वारा बनाया गया है। प्रतिहार नरेश भोज द्वारा ग्वालियर अभिलेख बनाया गया है। उसके बाद आता है भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख ये किसका है? ये है स्कंदगुप्त का। ठीक है, ये किसका है? स्कंदगुप्त का अभिलेख है। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट है हमारा देवपाड़ा अभिलेख, ठीक है। जो देवपाड़ा अभिलेख है वो बंगाल शासक विजय सेन का है, ठीक है। जो बंगाल का शासक था ना विजय सेन, उसने कौन सा अभिलेख बनाया था, वो बनाया था देवपाड़ा अभिलेख, ठीक है। उसके बाद हम इन अभिलेखों के बाद हम बात करते हैं सिक्कों के बारे में, ठीक है। उस टाइम पे जो सिक्के चला करते थे, जो उस टाइम पे जो प्राचीनतम सिक्के होते थे ना, उनको क्या कहा जाता था, आहत कहा जाता था। उन सिक्कों को क्या कहा जाता था, आहत कहा जाता था। जो प्राचीनतम सिक्के होते थे उनको बोला जाता था आहत, ठीक है। सबसे प्राचीन सिक्कों को आहत बोला जाता था। और जो सबसे पहले सोने के सिक्के बनाए ना, वो किसने बनाए, हिंदी यूनानी ने बनाए। सबसे पहले सोने के सिक्के किसने बनाए, हिंदी यूनानियों ने क्या बनाए थे, सबसे पहले सोने के सिक्के बनाए थे। और जो रोमन सिक्के मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, अरिकमेडु पुदुचेरी से, ठीक है। अरिकमेडु पुदुचेरी से क्या मिला है हमें, रोमन सिक्के मिले हैं, ठीक है। और इसी में एक फैक्ट देखो, सोने के जो सिक्के बने सबसे पहले बनाए किसने, हिंदी यूनानी ने। सबसे ज़्यादा बनाए किसने, गुप्त वंश ने। सबसे शुद्ध किसने बनाए, कुषाण वंश। देखो इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं। जो सोने के सिक्के बने थे वो बने किसके द्वारा थे, हिंदी यूनानियों द्वारा। और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में किसने बना दिया, वो बनाया गुप्त वंश ने। और सबसे शुद्ध प्योर किसने बनाए थे, वो बनाए थे कुषाण वंश ने, ठीक है। तो इस तरीके से हमें अभिलेखों से भी हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती थी। और जो इसमें देखो एक्स्ट्रा फैक्ट में, प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहते थे, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था, आहत सिक्के कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद हमारा ये जो अभिलेख वाला है ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब अभिलेखों के बाद हमें जो ऐतिहासिक जो जानकारियाँ प्राप्त होती हैं प्राचीनतम, उसके 3 काल होते हैं, ठीक है। कितने काल होते हैं गाइस, 3 काल होते हैं, ठीक है। उन 3 कालों में से पहला आता है प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। प्री हिस्टोरिक एरा, ठीक है, प्री हिस्टोरिक एरा, प्रागैतिहासिक काल। फिर आता है आद्य ऐतिहासिक काल, प्री प्री टू हिस्टोरिक एरा, ठीक है, प्री टू हिस्टोरिक एरा। फिर आता है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक एरा, ठीक है। ये 3 तरीके के हमारे जो काल आते हैं, इसमें हम पहले विवरण करेंगे किसके बारे में, प्रागैतिहासिक काल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब जो प्रागैतिहासिक काल होता है, इसमें जो भी चीज़ों का विवरण है वो क्या है, लिखित रूप में है, ठीक है। इसमें लिखित रूप में है, लेकिन इसमें लिखित रूप पे नहीं है, बस लोगों के द्वारा सुना गया है प्रागैतिहासिक काल के बारे में। लिखित इसमें कोई भी परिमाण नहीं है, ठीक है। इसका जो विवरण है प्रागैतिहासिक काल का, उसमें लिखित विवरण हमें नहीं मिलता है। और इसका जो प्रागैतिहासिक काल का जो टाइम पीरियड रहा, वो रहा 35,000 BC से 25,000 BC के बीच में, ठीक है। 35,000 BC से 25,000 BC के बीच में, ठीक है। 35,000 BC से 25,000 BC के बीच में जो प्रागैतिहासिक काल था, उसका टाइम पीरियड चला। और इसमें पत्थर के प्रयोग के आधार पर निर्धारण है, ठीक है। पत्थरों का प्रयोग हुआ था प्रागैतिहासिक काल में, ठीक है। जो भी काम करते थे, जो आदि मानव थे उस टाइम पे, जो मनुष्य थे, वो क्या करते थे, प्रयोग करते थे, किसका, पत्थरों का प्रयोग करता था। ये उसी चीज़ पर आधारित है और इसका कोई भी लिखित विवरण नहीं है, ठीक है। लिखित विवरण नहीं है प्रागैतिहासिक काल का, ठीक है। अब हम सेकेंड चीज़ बात करेंगे हम आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। अब देखो आद्य ऐतिहासिक जो प्रीटो हिस्टोरिक एरा होता है, प्रीटो हिस्टोरिक एरा में लिखित विवरण तो है, जो इसका विवरण है ना वो लिखित रूप में है। आद्य ऐतिहासिक काल का विवरण लिखित रूप में है, लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सकता। अब ऐसी ऐसी भाषाओं में या फिर ऐसी ऐसी चित्रकारी या फिर कुछ ऐसी कलाकृतियाँ की गई हैं जिनको हम पढ़ नहीं सकते। लिखे तो हैं, हमें साक्ष्य तो मिले हैं, लिखे हुए लिखित साक्ष्य हमें मिले हैं, लेकिन इनको पढ़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। लिखित विवरण है बट पढ़ा नहीं जा सकता है आद्य ऐतिहासिक काल में। अब जो इसका टाइम पीरियड रहा, वो रहा कब से कब तक, 2500 BC से 1500 BC के बीच में, ठीक है। 2500 BC से 1500 BC के बीच में। BC का मतलब मैं पहले वाले यूनिट में आपको, पहले वाले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। BC का मतलब होता है बिफोर द जीसस क्राइस्ट, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय, जो ईसा पूर्व बोलते हैं ना हम, ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से भी पहले का जो समय होता है उसको बोलते हैं BC। और ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय बोलते हैं AD, एनो डोमिनी, मतलब ईसवी, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय, ठीक है।
तो उसमें देखो जो इसका टाइम पीरियड चला 2500 बीसी से 1500 बीसी के बीच में। और इसी काल में क्या हुई थी, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता हुई थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता कौन से काल में हुई थी, आद्य ऐतिहासिक काल में हुई थी। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल में क्या हुई थी, सिंधु घाटी सभ्यता, और या फिर इसको ही हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को ही क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। ये किस काल में हुई थी, ये हुई थी आद्य ऐतिहासिक काल में। ठीक है, उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक एरा। अब हिस्टोरिक एरा के बारे में जो विवरण है इसको पढ़ा भी जा सकता है और लिखा भी जा सकता है। ठीक है, पढ़ा भी जा सकता है और लिखा भी जा सकता है। इसमें जो विवरण मिला है वो लिखा हुआ मिला है और उसको हम पढ़ भी सकते हैं। तो ऐतिहासिक काल इस तरीके का होता था। ठीक है, ऐतिहासिक काल में हम जो भी विवरण मिला, जो भी पुस्तकें मिली या कुछ भी हमें जो चीज़ मिली, अभिलेख मिले, उनको हमने पढ़ा भी है और लिखा भी गया था और उसी चीज़ को हमने पढ़ा भी है। तो इसको बोलते हैं ऐतिहासिक काल। इसका जो टाइम पीरियड रहा वो टाइम पीरियड रहा 1500 बीसी से 650 एडी। मतलब 1500 बीसी का मतलब ईसा मसीह के जन्म से भी 1500 साल पहले से स्टार्ट हुआ ऐतिहासिक काल। और 650 एडी का मतलब ईसा मसीह के जन्म के 650 साल तक, अभी जो ये अभी टाइम पीरियड चल रहा है ना, 650 ईस्वी जब था उस टाइम तक ऐतिहासिक काल चला था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल तीनों चीज़ों के बारे में कंफर्म पता कर लिया। ठीक है, अब हम जो पढ़ेंगे उसको पढ़ेंगे पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को क्या बोलते हैं, पाषाण काल भी बोलते हैं। ठीक है, जिसका टाइम पीरियड कितना था, 3500 बीसी से 2500 बीसी के बीच में था। अब हमने पहले थोड़ा बहुत डिस्कस करा था, अब हम इसके बारे में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो जो पाषाण काल या फिर जो पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल है। ठीक है, पाषाण काल को प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। और जो इसका टाइम पीरियड मैं अभी ऊपर बता चुका हूँ, 35,000 बीसी से 2500 बीसी तक। ठीक है, 35,000 बीसी से 2500 बीसी तक जो टाइम पीरियड चला उसको बोलते हैं पाषाण काल या फिर प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, तो फिर इसमें भी इसके भी तीन पार्ट होते हैं। ठीक है, पाषाण काल के भी तीन पार्ट होते हैं जिनको बोलते हैं पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब यहाँ से जो आदि मानव की जो उत्पत्ति हुई थी उसके बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, अब देखो जो मानव उस टाइम पे जो आदि मानव था या मानव जो भी थे उनके बारे में हमें किस तरीके से जानकारी मिलती है उस चीज़ के बारे में देखो। जो पूरा पाषाण काल था ना, पूरा पाषाण काल में शिकार किया जाता था, खाना बदोश होते थे उस टाइम पे, और आग का आविष्कार भी उसी टाइम पे हुआ था और औजारों की खोज भी हुई थी। ठीक है, जो पूरा पाषाण काल था उसमें लोग कैसे जीवन यापन करते थे, शिकार करके, और लोग कैसे होते थे, खाना बदोश होते थे। और आग की खोज भी कब हुई थी, आग की खोज कब हुई, ये हुई थी पुरा पाषाण काल में। ठीक है, आग की खोज कब हुई, पुरा पाषाण काल में। और औजारों की भी खोज हुई थी। ठीक है, अब औजारों की खोज में जो प्रथम औजार जो खोजा था आदि मानव या मानव ने, वो कौन सा था, कुल्हाड़ी था। और जो किस चीज़ का बना था, तांबे का बना था। ठीक है, सबसे पहले किसका आविष्कार हुआ, औजार का जो पहला औजार था जिसका आविष्कार हुआ उसमें था कुल्हाड़ी, जो किस चीज़ का बना था, तांबे का बना हुआ था। ठीक है, तांबे का बना हुआ था कुल्हाड़ी। ठीक है, और जो ये औजारों की खोज की थी ये किसने की थी बाद में, जब ये कुल्हाड़ी तो उन्होंने खोज की लेकिन मिला कैसे, हमें पता कैसे चला, इसकी खोज करी थी रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। ठीक है, किसने करी थी, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में। ठीक है, 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने क्या करी थी, औजारों की खोज करी थी जो पुरा पाषाण काल के थे। ठीक है, जिसमें प्रथम औजार था कुल्हाड़ी, ये तांबे का बना था। प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे औजारों के, ठीक है, औजारों के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे वो कहाँ मिले थे, नर्मदा घाटी से। ठीक है, नर्मदा घाटी से हमें क्या मिला था, प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे जो उस टाइम पे औजार बनाए गए होंगे या प्रयोग में किए गए होंगे। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ें हमें कहाँ मिली, पूरा पाषाण काल में मिली। उसके बाद हम देखते हैं मध्य पाषाण काल। ठीक है, अब देखो मध्य पाषाण काल का जो टाइम पीरियड चला था वो था 10,000 बीसी से 5,000 बीसी के बीच में। मतलब ईसा मसीह के जन्म से 10,000 साल पहले और 5,000 साल पहले तक का जो समय था उसको बोलते हैं मध्य पाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल बोलते हैं। इसमें क्या हुआ था, पशुपालन किया था,
पशुपालन क्या था, जिनमें पहला जो जानवर पशु जो जिनको मतलब पालतू बनाया गया था वो था कुत्ता। ठीक है, कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया गया था। और इसका जो साक्ष्य मिला है, पशुपालन के जो साक्ष्य मिले हैं, कैसे पता चला है, वो पता चला है आदमगढ़ आदमगढ़ और बागौर से मिले हैं। ठीक है, आदमगढ़ पड़ता है हमारा मध्य प्रदेश में, बागौर पड़ता है हमारा राजस्थान में। ठीक है, आदमगढ़ और बागौर से हमें क्या मिला है, पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, पशुपालन के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, आदमगढ़ और बागौर से मिले हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें जो औजार प्रयोग हुए थे, पत्थर। ठीक है, औजार पत्थरों का जो प्रयोग हुआ था उसकी खोज भी किसने करी थी, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने करी थी। और जो पाषाण काल में जो करी थी, मध्य पाषाण काल के औजारों की खोज और पूरा पाषाण काल के औजारों की खोज किसने करी, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने कब करी थी, 1863 ईस्वी में। ठीक है, 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने क्या करी थी, इनकी खोज करी थी। ठीक है, और इस काल में चित्रकला को भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इस काल में चित्रकला के भी क्या मिले, हमें साक्ष्य मिले हैं। जो कहाँ से मिले हैं, भीमबेटका मध्य प्रदेश से मिले। ठीक है, कहाँ से मिले हैं, भीमबेटका मध्य प्रदेश से मिले हैं। ये है ना, भीमबेटका मध्य प्रदेश से हमें चित्रकला के साक्ष्य मिले हैं। और जो मध्य पाषाण काल की जानकारी मिलती है ना, हमें मध्य पाषाण काल की जो जानकारी मिलती है, सर्वप्रथम किसने, C.L. कार्लाइल। ठीक है, 1876 में। ठीक है, 1867 में सी एल कार्लाइल ने क्या किया था, मध्य पाषाण काल की जानकारी दी थी। ठीक है, जिसमें भारत में मानव अस्थिपंजर मिले थे। भारत में क्या मिले थे, मानवों के अस्थिपंजर मिले थे। जो हाँ हड्डियां वगैरह होती है, वो चीज़ें हमें क्या कहाँ से मिले थे, मध्य पाषाण काल से मिले थे, जिसकी खोज की थी C.L. कार्लाइल ने। C.L. कार्लाइल ने क्या खोज करी, 1867 ईस्वी में भारत में मानव के अस्थि पंजरों की खोज करी। मतलब अस्थि जो जब वो खोज कर रहे थे उस टाइम पे उनको अस्थि पंजर मिले थे। ठीक है, और भारत का सबसे प्राचीन नगर, जो देखो हम किसके बारे में बात कर रहे थे, पुरा पाषाण काल के बारे में। ठीक है, पाषाण काल में जो भारत का सबसे प्राचीन नगर था, पुरा पाषाण काल में जो भारत का सबसे प्राचीन नगर था, वो कौन सा था, मोहनजोदड़ो था। ठीक है, मोहनजोदड़ो था। सिंधी भाषा का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला होता है सिंधी भाषा में अर्थ। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या है सिंधी भाषा में, वो है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो या हड़प्पा जो भी बोलते हैं इसको, उसका मतलब होता है मृतकों का टीला। ठीक है, तो इस तरीके के जो साक्ष्य मिले थे। उसके बाद देखो, जो सर्वप्रथम जो इस काल में यूज करी गई थी धातु, वो थी तांबा। औजार था कुल्हाड़ी। पालतू जानवर था कुत्ता। अनाज क्या करा गया था, गेहूँ, जौ। पहली फसल कौन सी थी मानव की, गेहूँ और जौ। फसल, अनाज, ये अनाज था, ये जो फसल उगाई थी, चावल उगाई थी। ठीक है, जो भी था। तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ लिया, पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बारे में। नव पाषाण काल के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, जानकारी होती है बट उतना यहाँ पे किया गया नहीं है। तो इसका जो टाइम पीरियड चलता है वो चलता है 5000 BC से 2500 BC के बीच में। ठीक है, क्योंकि 2500 BC के बाद ऐतिहासिक काल स्टार्ट हो जाता है, हिस्टोरिक एरा स्टार्ट हो जाता है ना। तो 2500 BC तक का जो काल रहता है उसको बोलते हैं नव पाषाण काल। ठीक है, नव पाषाण काल। इसमें कृषि करी थी। कृषि में क्या मिला, बोया था उन्होंने, गेहूँ और जौ का खेती करी थी। और इसी काल में क्या हुआ था, पहिए का आविष्कार हुआ था, नव पाषाण काल में। ठीक है, नव पाषाण काल में क्या हुआ था, आविष्कार हुआ था किस चीज़ का, पहिए का। पहिए का आविष्कार कब हुआ, नव पाषाण काल में। आग का आविष्कार कब हुआ, पुरा पाषाण काल में। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो साक्ष्य मिले हैं प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में। तो प्रागैतिहासिक काल पाषाण काल के बारे में तो हमने पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। और जो आद्य ऐतिहासिक काल है इसके बारे में भी हमने देख लिया। जो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता हुई थी आद्य ऐतिहासिक काल में, इसको हम आगे वाले टॉपिक पे कवर करेंगे। ऐतिहासिक काल में जो भी चीज़ें हुई थी वो बाद में तक का है। वो कब तक का है, हड़प्पा सभ्यता जो आद्य ऐतिहासिक काल होता है, हर्षवर्धन की मृत्यु तक का जो है, हर्षवर्धन की मृत्यु तक का जो काल होता है उसको बोलते हैं ऐतिहासिक काल। ठीक है, उसके बाद दूसरे काल चल जाते हैं, उसके बारे में बाद नेक्स्ट यूनिट में करेंगे। तो आज तक का जो हमारा आज का जो टॉपिक था, हमने इतना कुछ आज पढ़ दिया है। ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में हमने पढ़ दिया है। ठीक है, विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारी, चीनी लेखक, अरबी लेखक, यूनानी लेखक, रोमन, सारा कुछ हमने कंप्लीट कर दिया। अभिलेखों के बारे में भी हमने कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद ऐतिहासिक काल,
प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें पाषाण काल के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल के बारे में हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट पे, यूनिट नंबर 3 के साथ। इसमें नेक्स्ट टॉपिक पे हम कुछ और चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जो ये सीरीज चल रही है कम्प्लीटली चलेगी, ठीक है, हिस्ट्री की पूरी सीरीज कंप्लीट चलेगी और यूनिट वाइज चलेगी। एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं, सारा कुछ हम कवर करेंगे और एक एक एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ेंगे। मैंने सारे कुछ नोट्स बनाए हुए हैं, जितने भी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वो सारा कुछ मैंने बनाया हुआ है। अगर हम लूसेंट की किताब को देखते हैं, उसमें थोड़ा सा हमें डिटेल में नहीं मिलता है। बाकी लूसेंट तो एक रामबाण इलाज है, उसमें तो बहुत अच्छी तरीके से दिया गया, मतलब 60 to 70% आदमी वहाँ से कर लेता है। बट मैंने थोड़ा सा और रिसर्च करके दूसरी किताबों से भी इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड करे हुए हैं, तो इसमें कोई सा भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो छूटा होगा। बहुत सारी डिटेल में, कुछ डिटेल में बहुत ज़्यादा गहराई से अगर हम देखेंगे तो कुछ चीज़ें छूट जाती हैं जिनको बहुत टाइम लगता है पढ़ने में। लेकिन जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के तौर पर जो सारे नोट्स हैं उसको मैंने सब कुछ नोट करा हुआ है। तो जल्दी से हमारे प्राचीन भारत ख़त्म करके मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तो हमारा 3rd यूनिट चलने वाला है, अभी इसमें 15 से 20 यूनिट है। तो इस मंथ सितंबर मंथ लास्ट कंटिन्यू डेली वीडियोज़ आएगी, तो आप चैनल से जुड़े रहें। तो इस टाइप से इस मंथ हम ये वाला पूरा प्राचीन भारत ख़त्म करके नेक्स्ट अक्टूबर से हम स्टार्ट कर देंगे मेडिवल हिस्ट्री। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।